हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में। इससे पहले हम लोग सीएसएफ एग्जामिनेशन, यूरिन एग्जामिनेशन और सेल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। जिसने वो वाली वीडियो वॉच नहीं की है तो वो उस वीडियो को जाके वॉच कर सकता है। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर ब्लड को। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लड हमारी बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण कनेक्टिव टिश्यू माना जाता है। ब्लड बॉडी में सब्सटेंस को एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का काम करता है। ब्लड हमारी बॉडी में एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन तक जोड़ने का काम करता है। ब्लड हमारी बॉडी के सेल्स को वातावरण बाहर के वातावरण को जोड़ने का काम करता है। ब्लड का कलर रेड होता है। ब्लड के वेट का 7% ब्लड होता है। 70 kg के वयस्क आदमी में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। ब्लड जब तक ब्लड व्यक्ति की बॉडी में रहता है तब तक ब्लड लिक्विड आकार में पाया जाता है, परंतु जैसे ही ब्लड को बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है उस समय यह सॉलिड आकार में बदल जाता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के द्वारा ब्लड को बॉडी के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाया जाता है। जो ब्लड है, ब्लड क्या है? ब्लड एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, यानी संयोजी ऊतक है। इसका काम क्या होता है? यह हमारे बॉडी के ऑर्गन को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है और इसीलिए इसे संयोजी ऊतक कहा जाता है। अगर इसके वेट की बात की जाए कि ब्लड का वेट कितना रहता है, तो यह हमारे बॉडी के वेट का 7% होता है। अगर इसके लीटर में बात की जाए कि ब्लड है वह लीटर में कितना रहता है, तो 5 से 6 लीटर देखने को मिलता है। अगर ब्लड के कलर की बात की जाए तो उसका कलर कैसा होता है, तो रेड कलर होता है, लेकिन यह बॉडी में हमारे लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ब्लड हमेशा लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। अगर यह हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है तो यह सॉलिड अवस्था में हो जाता है, यानी उसका क्लॉट बन जाता है। जो ब्लड को बॉडी से एक भाग से दूसरे भाग को जोड़ने का काम करता है वो किस वजह से करता है, तो वह कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की वजह से यह एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन तक जोड़ने का काम करता है। ब्लड को दो सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? सबसे पहले प्लाज्मा और दूसरा ब्लड सेल्स। अब बात करें, जो प्लाज्मा है वो ब्लड का कितने परसेंट रहता है? 55% रहता है। जो ब्लड सेल्स होती हैं वो ब्लड के कितने परसेंट रहती हैं, तो वो 45% रहती हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ब्लड में प्लाज्मा का परसेंट कितना रहता है, तो कितना परसेंट रहता है? 55% रहता है। और ब्लड सेल्स का वो उसका रहता है 45%। अब बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा यह हल्के पीले रंग का फ्लूइड होता है। प्लाज्मा में निम्न प्रकार के सब्सटेंस पाए जाते हैं। जो प्लाज्मा होता है उसका कलर कैसा होता है? उसका कलर होता है हल्का पीला। इसमें कौन कौन से सब्सटेंस पाए जाते हैं, तो इसमें प्रोटीन पाया जाता है। कौन कौन सा प्रोटीन? ग्लोबुलिन और अल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है। वाटर पाया जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि प्लाज्मा में वाटर का परसेंट कितना रहता है, तो 90 से 92% वाटर रहता है प्लाज्मा में। और तीसरा क्या पाया जाता है? फाइब्रोजिन। साल्ट पाया जाता है। आयरन, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ये सब पाए जाते हैं। हार्मोन्स पाए जाते हैं। CO2 और O2 पाया जाता है। और ग्लूकोज, फैटी एसिड और एमिनो एसिड भी प्रेजेंट रहते हैं प्लाज्मा में। अब बात करते हैं ब्लड सेल्स के बारे में। ब्लड सेल्स कौन कौन सी होती हैं, तो वो रहती हैं RBC, प्लेटलेट और WBC। ये ब्लड सेल्स में आती हैं। अब इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं कि ब्लड के फंक्शन कौन कौन से हैं। यह शरीर में पानी के स्तर को सामान्य रखता है। यह क्या है? ब्लड का काम क्या है? यह वाटर बैलेंस को बनाए रखने में हेल्प करता है। ये हो गया पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या है? यह शरीर के तापमान को बनाए रखने का काम करता है। यह हीट को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम करता है। ब्लड का दूसरा फंक्शन क्या है? यह टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। तीसरे फंक्शन की बात करते हैं, यह शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। जो हमारे ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने का काम भी ब्लड करता है। यह लंग्स से ऑक्सीजन को टिश्यू और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक पहुंचाने का काम करता है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी के ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको टिश्यू तक, उसको लंग्स तक लाने का काम भी ब्लड का ही होता है।
यह न्यूट्रिएंट्स को एलिमेंट्री और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से टिश्यू तक पहुंचाने का काम भी करता है। यह एंटीबॉडी को संक्रमित जगहों तक पहुंचाने का काम भी करता है। ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं, जिसका काम ब्लड को लिक्विड से सॉलिड आकार में बदलना होता है। जिस जगह चोट लग जाती है और खून बहने लगता है तो उस जगह क्लॉटिंग फैक्टर का काम भी ब्लड करता है। तो ब्लड में जो क्लॉटिंग फैक्टर का काम करता है वो कौन करता है? प्लेटलेट्स करती हैं। अब बात करते हैं इरिथ्रोसाइट सेडिमेंट रेट यानी ईएसआर। यह क्या? यह एक प्रकार का टेस्ट है। इसे हम लोग डिटेल में हेमेटोलॉजी में पढ़ेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा बहुत। ब्लड के बहाव के कारण सामान्य तौर पर ब्लड सेल्स पूरी तरह से प्लाज्मा में मिक्स होती हैं। यदि यदि एक सेल टेस्ट ट्यूब में थोड़ी मात्रा में ब्लड लिया जाए और इस टेस्ट ट्यूब को 1 घंटे के लिए सीधी दिशा में खड़ी कर दिया जाए तो 1 घंटे के उपरांत हमें टेस्ट ट्यूब में ऊपरी भाग में प्लाज्मा और निचले भाग में ब्लड सेल दिखाई देती हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है, जैसे हम लोग एक टेस्ट ट्यूब में ब्लड लेते हैं और उसका एक इक्वेशन टाइम लगाते हैं 1 घंटे का। उसमें क्या देखते हैं, जो आरबीसी हैं, जो ब्लड सेल्स हैं, वो 1 घंटे में कितनी शटल डाउन हुई तो उसको मेजर किया जाता है ईएसआर में। अब बात करते हैं 1 घंटे के उपरांत टेस्ट ट्यूब में प्लाज्मा की जितनी मात्रा दिखाई देती है उसे एमएम में मापा जाता है। प्लाज्मा की मात्रा की लंबाई जितनी आती है उसे ईएसआर कहते हैं। अगर इसकी नॉर्मल रेंज की बात की जाए तो फीमेल में इसकी नॉर्मल रेंज देखी जाती है 5 से 12 एमएम पर हावर और मेल में 3 से 5 एमएम पर हावर देखी जाती है। अब बात करते हैं नॉर्मल वैल्यू की। अगर आरबीसी के नॉर्मल वैल्यू की बात की जाए कि आरबीसी की नॉर्मल वैल्यू कितनी रहती है तो वो रहती है 4.5 लाख से 6.5 लाख तक रहती है। और डब्ल्यूबीसी की नॉर्मल वैल्यू कितनी रहती है, नॉर्मल रेंज कितनी रहती है तो वो रहती है 4000 से 11000 पर क्यूबिक एमएम होती है। और न्यूट्रोफिल्स की नॉर्मल रेंज कितनी रहती है 40 से 45 पर क्यूबिक एमएम होती है। स्नोफिल्स की 105 तक रहती है। वेसोफिल्स की 0.5 से 2 पर क्यूबिक एमएम होती है। और लिम्फोसाइट की 20 से 40 पर क्यूबिक एमएम देखी जाती है। और मोनोसाइट की नॉर्मल रेंज रहती है 2 से 8। और हीमोग्लोबिन की फीमेल में बात करें तो 12 से 16 ग्राम पर डीएल और मेल में 13 से 18 ग्राम पर डीएल होती है। अब बात करते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी को और किस नाम से जाना जाता है तो आरबीसी को इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। आरबीसी का आकार गोल होता है। मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। हर एक आरबीसी में 3 पिकोग्राम हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी का कलर लाल होता है। यह लाल रंग हीमोग्लोबिन का कलर होता है। आरबीसी समूह में लाल रंग दिखाई पड़ते हैं, पर यदि आरबीसी को अलग अलग देखा जाए तो यह पीले रंग की दिखाई देती हैं। यह बहुत ही फ्लेक्सिबल होती हैं, जिसके कारण यह पतली पतली कैपिलरी में आना जाना कर सकती हैं। यह रेड वेन में के द्वारा फॉर्मेशन होता है। आरबीसी का लाइफ टाइम 120 दिन का होता है। जो आरबीसी है उसका आकार कैसा होता है, उसका साइज कैसा होता है, उसका साइज होता है गोल। और आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। जो आरबीसी होती हैं और प्लेटलेट होते हैं उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। इसका कलर कैसा होता है तो इसका कलर होता है रेड कलर। ये किस वजह से होता है, ये हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण होता है। अगर इसे अलग अलग देखा जाए, ये ग्रुप में तो रेड दिखाई देती है, लेकिन इसे अलग अलग देखा जाए तो यह हल्के पीले रंग की देखी जाती हैं। इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है तो इसका फॉर्मेशन होता है रेड बोन मैरो में, इसका फॉर्मेशन होता है। अगर इसके लाइफ टाइम की बात की जाए कि इसका जीवन काल कितना होता है तो इसका जीवन काल होता है 120 दिन का होता है। ये 1 वर्ष में या ऑब्जेक्टिव में काफी पूछा जाता है कि जो आरबीसी है उसका जीवन काल कितना होता है तो उसका जीवन काल होता है 120 दिन का। और इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है तो इसका फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में देखा जाता है, बनता है। अब बात करते हैं इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है, जो होता है आरबीसी के बनने की प्रोसेस होती है उसे इरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है। देखते हैं आरबीसी बनने की विधि को इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। आरबीसी प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल के द्वारा बनाए जाते हैं। आरबीसी बनने के लिए विटामिन बी12 और फोलिक एसिड की आवश्यकता होती है। आरबीसी का टूटना एक सिस्टम के द्वारा होता है जिसे रेटिकुलो एंडोथेलिया कहा जाता है। यह सिस्टम लिवर और स्प्लीन में होता है। आरबीसी के टूटने की विधि को
हेमोलाइसिस कहा जाता है। जो आरबीसी है उसके बनने की विधि को क्या कहा जाता है? उसके बनने की विधि को इलेक्ट्रोपोरेसिस कहा जाता है। और इसके टूटने की विधि को कहा जाता है? तो इसके टूटने की विधि को हेमोलाइसिस कहा जाता है। जो आरबीसी बनती हैं वो कहाँ बनती हैं, कैसे बनती हैं? तो ये बोन मैरो में एक स्टेम सेल होती है जो एमेच्योर होती हैं। जब वो पूरी तरह से डेवलप हो जाती हैं तो आरबीसी का रूप ले लेती हैं। और इसमें किसकी जरूरत पड़ती है? तो इसमें विटामिन B12 और फोलिक एसिड की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन, जो कि आरबीसी में प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक हीम जिसका मतलब होता है एक आयरन जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहता है, और ग्लोबिन का अर्थ क्या है? वो है प्रोटीन। यह बॉडी के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है। नंबर से देख लेते हैं ना। ब्लोरविन फैट सोल्यूबल होता है। इसका मतलब होता है ब्लोरविन पानी में नहीं घोला जा सकता। ब्लोरविन को लिवर के पास भेजा जाता है। लिवर इस फैट सोल्यूबल ब्लोरविन को वाटर सोल्यूबल ब्लोरविन में कन्वर्ट करती है, जिसके कारण ब्लोरविन पानी में आसानी से घुल सकता है। इसके पश्चात यूरिन और फेसेम मैटर के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। जो ब्लोरविन होता है वो फैट सोल्यूबल होता है, जो कि वाटर में नहीं घोला जा सकता। जब ये वाटर में नहीं घोला सकता तो इसे कहाँ भेजा जाता है? लिवर के पास भेजा जाता है। और लिवर का काम क्या होता है? लिवर का काम होता है ये फैट सोल्यूबल ब्लोरविन को वाटर सोल्यूबल ब्लोरविन में कन्वर्ट करने का होता है। और कन्वर्ट होने के बाद यह वाटर में मिक्स हो जाता है, और मिक्स होने के बाद इसे यूरिन के थ्रू पास आउट कर दिया जाता है बॉडी से बाहर। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन। यह आरबीसी को रेड कलर प्रदान करता है। यह आरबीसी का महत्वपूर्ण भाग होता है। हीमोग्लोबिन का सबसे महत्वपूर्ण काम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करना होता है। हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यू तक पहुंचाया जाता है। एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है मेनली। इसके कलर की बात की जाए तो हीमोग्लोबिन की वजह से ही आरबीसी का कलर कैसा होता है? रेड कलर होता है। जो हीमोग्लोबिन है उसमें कितने ऑक्सीजन अणु की मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है? तो उसमें 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है। सामान्य तौर पर 10 ml ब्लड की मात्रा में 15 ग्राम HV हीमोग्लोबिन पाया जाता है। एक वयस्क में HV में 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स पाई जाती हैं। आरबीसी में 280 मिलियन HV के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। HV जब ऑक्सीजन से जुड़ता है तो उस समय ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। जो ब्लड होता है, जो 10 ml ब्लड में कितने % हीमोग्लोबिन पाया जाता है? तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और एक वयस्क शरीर में हमारे बॉडी में अल्फा बीटा 3 चेन होती हैं। इसे हम लोग बाद में डिटेल्स में देखेंगे किसी और दिन। तो बेसिकली एक वयस्क शरीर में 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। हर एक व्यक्ति के आरबीसी के सरफेस पर अलग अलग तरह का एंटीजन पाया जाता है। यह एंटीजन ही व्यक्ति के ब्लड ग्रुप का पता लगाता है। लेन स्टीनर नामक व्यक्ति ने 4 तरह के ब्लड ग्रुप को बताया। जो हमारा ब्लड ग्रुप कैसा है वो कौन निर्धारण करता है? वो एक एंटीजन निर्धारण करता है, जो कि आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट रहता है। वही डिसाइड करता है कि हमारा ब्लड ग्रुप कैसा होगा। अगर बात करें ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो ब्लड ग्रुप की खोज की थी लेन स्टीनर ने। उसे कितने तरह के ब्लड ग्रुप बताए? उसने 4 तरह के ब्लड ग्रुप बताए। पहला ग्रुप ए, दूसरा बी, ग्रुप AB और ग्रुप O। जो ग्रुप AB को यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है, क्योंकि यह बाकी सभी ब्लड ग्रुप से ब्लड को ले सकता है। और ग्रुप O को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, क्योंकि यह बाकी सभी ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है। जो ब्लड AB है वो यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है, और ग्रुप O है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। चलिए इनको नंबर से देख लेते हैं। ग्रुप AB, यह ग्रुप बाकी सभी ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है, क्योंकि यह रिसेप्टर होता है। यह ग्रुप AB A और B को ब्लड दे सकता है केवल। और जो ग्रुप A वाला है यह A और B को ब्लड दे सकता है, और ले सकता है A और O से ले सकता है। और जो ग्रुप B है
यह ग्रुप बी और ग्रुप ए बी को दे सकता है और ले किससे सकता है, ग्रुप ओ को ओ से और ग्रुप बी से ले सकता है। अब बात करते हैं ग्रुप ओ की। यह बाकी सभी ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है, ये डोनर होता है। यह ग्रुप ओ से ब्लड को ले सकता है। यदि आरबीसी के सरफेस पर RH रिसर्च एंटीजन पाया जाता है तो ऐसे ब्लड ग्रुप को RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहते हैं। मतलब अगर आरबीसी के सरफेस पर रिसर्च एंटीजन पाया जाता है तो मतलब वह पॉजिटिव होता है, और आरबीसी के सरफेस पर RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता तो वह RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप कहा जाता है। इसका निर्धारण ही जो आरबीसी के सरफेस पर जो रिसर्च एंटीजन होता है उसी से उसका पॉजिटिव और नेगेटिव का पता लगाया जाता है। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी को और किस नाम से जाना जाता है, तो उसको ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। इसे टीएलसी के नाम से भी जाना जाता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, जो कि रिपोर्ट में टीएलसी के नाम से ही आती है। यह बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को बनाता है। यह बॉडी में सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। डब्ल्यूबीसी हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। यह सबसे बड़ी सेल ब्लड सेल्स होती हैं। डब्ल्यूबीसी का कलर ट्रांसपेरेंट होता है। डब्ल्यूबीसी बनने की विधि को ग्रेनुलोपोसिस कहा जाता है। जो डब्ल्यूबीसी है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है हमारी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने का। जो हमारे बाहर से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटर करते हैं उसे लड़ने का काम करती है, हमारे इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने का काम करती है। अगर इसके कलर की बात की जाए तो इसका कलर होता है ट्रांसपेरेंट, इसका कोई कलर नहीं होता। तो डब्ल्यूबीसी बनने की प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे ग्रेनुलोपोसिस कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में काफी पूछा जाता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में काफी पूछा जाता है कि जो डब्ल्यूबीसी है उसके बनने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो उसको ग्रेनुलोपोसिस कहा जाता है। जो डब्ल्यूबीसी है उसमें 5 साइड प्रेजेंट होती हैं, उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी, पहली अग्रेनुलर और दूसरी ग्रेनुलर। ग्रेनुलर साइड सेल कौन सी होती हैं, तो वो होती हैं वेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और स्नोफिल्स। मतलब इनमें ग्रेनुअल्स प्रेजेंट होते हैं। और अग्रेनुलर साइड सेल्स जिसमें ग्रेनुअल्स प्रेजेंट नहीं होते, वो कौन कौन सी सेल होती हैं, वो होती हैं लिम्फोसाइट सेल्स और मोनोसाइट सेल्स। जो यहाँ पर डॉट डॉट से बिंदु दिखाई देते हैं ये होते हैं ग्रेनुअल्स, इसलिए इन्हें ग्रेनुलर सेल्स कहा जाता है। चलिए इनको नंबर नंबर से देख लेते हैं। ग्रेनुलोसाइट सेल्स, सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स, यह रेड वनवरों के द्वारा बनाए जाते हैं। जब बॉडी के बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाता है तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रति बॉडी को सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ करने का काम करते हैं। इनगल्फ का मतलब क्या होता है, उसे निगलने का काम करते हैं। न्यूट्रोफिल्स के साइटोप्लाज्म में दाने होते हैं और दानों में लाइसोसोम भरे होते हैं। लाइसोसोम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। तो न्यूट्रोफिल्स है उसका काम क्या है, उसका काम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे लड़ने का काम करती है, उनको निगलने का काम करती है, इनगल्फ का काम करती है। इसका बेसिकली काम क्या है, इसका काम होता है, इसमें कौन सी प्रोसेस होती है, इसमें फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है, मतलब बच्चे की क्रिया होती है। और ये क्रिया किसकी वजह से होती है, लाइसोसोम की वजह से होती है। और ये बनती कहाँ पर है, तो ये बनती है रेड बोन मैरो में बनती हैं। अब बात करते हैं स्नोफिल्स के बारे में। यह सेल भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रति सुरक्षा प्रदान करती हैं। यह सेल न्यूट्रोफिल्स से कम एक्टिव होती हैं। यह सेल पैरासाइट जैसे कि वर्म को खत्म करने में बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होती हैं। यह रेड बोन मैरो में के द्वारा बनाई जाती हैं। तो स्नोफिल्स होती हैं उसका काम क्या होता है, उसका काम भी जो बाहर से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में आते हैं उनसे हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, लेकिन ये स्नोफिल्स से कम एक्टिव होती हैं। और ये बनती कहाँ है, तो इसका फॉर्मेशन होता है रेड बोन मैरो में। कहाँ होता है, रेड बोन मैरो में। तो स्नोफिल्स का मेन काम देखा जाए तो यह एलर्जी अवस्था में एक्टिव हो जाती हैं। अब बात करते हैं वेसोफिल्स के बारे में। यह एलर्जी के दौरान बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले सेल्स होते हैं। फॉरेन बॉडी के शरीर में आते ही यह वेसोफिल्स उत्तेजित होने लगते हैं। वेसोफिल्स उत्तेजित होने पर एग्रेजेंस का सीक्रेशन करते हैं। यह एलर्जेंस लगभग एलर्जी के प्रकार के विधि हमारे शरीर में उत्पन्न करने लगते हैं। यह रेड बोन मैरो में
के द्वारा बनाए जाते हैं। जो एलर्जी जो वैसोफिल्स है ना, जब कोई भारी सब्सटेंस हमारे बॉडी में एंटर करता है तो जो वैसोफिल्स होते हैं वो एकदम एक्टिव हो जाते हैं। और जब कोई भारी सब्सटेंस कोई एलर्जी की जिससे आपको एलर्जी है, जब कोई उस वो सब्सटेंस हमारे बॉडी में एंटर करता है तो वह हाइपर सेंसिटिविटी के रूप में काम करने लगता है। और इसका फॉर्मेशन क्या होता है, तो इसका फॉर्मेशन होता है रेड बोन मेरो में। अब बात करते हैं अग्रेनुलोसाइट। अग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट यह रेड बोन मैरो के द्वारा बनाए जाते हैं। इन सेल का आकार बहुत बड़ा होता है। यह सेल हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर के तापमान को बढ़ाने का काम करते हैं। यह टी लिम्फोसाइट के उत्पादन को बढ़ाने का काम करते हैं। यह साइटोकाइनिन को सीक्रेट करते हैं। साइटोकाइनिन रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। जो मोनोसाइट्स होती हैं उसका फॉर्मेशन भी रेड बोन मैरो में ही होता है। इसका साइज अन्य सेलों की अपेक्षा बड़ा होता है और इसका काम क्या होता है, यह टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करती है। इससे एक हार्मोन्स रिलीज होता है, कौन सा, साइटोकिन्स रिलीज होता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है रोग जो बीमारी होती है उससे लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, मतलब उससे लड़ता है। अब बात करते हैं लिम्फोसाइट। यह मोनोसाइट से आकार में छोटे होते हैं। इनका न्यूक्लियस आकार में बहुत बड़ा होता है। इनकी ज्यादातर मात्रा लिम्फोइड टिश्यूज के द्वारा बनाई जाती है। इनकी बहुत कम मात्रा रेड बोन मैरो के द्वारा बनाई जाती है। लिम्फोसाइट के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से, एक टी लिम्फोसाइट और एक बी लिम्फोसाइट। मेनली लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, इसका काम होता है जो हम लोग के टिश्यू इंजर्ड हो जाते हैं उसको मरम्मत करने का काम करता है। अब बात करते हैं लिम्फोसाइट हमारी बॉडी में इनएक्टिव नॉन एक्टिव दशा में पाए जाते हैं। हमारी बॉडी में एंटीजन आते ही एक्टिव हो जाते हैं। यह एंटीजन से लड़ने का काम करते हैं। यह एंटीजन को हमारी बॉडी के नुकसान पहुंचाने से रोकते हैं। जो लिम्फोसाइट होती है ये किस मोड में होती है, ये स्लीप मोड में हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहती है। जब कोई बाहरी सब्सटेंस हमारे बॉडी में एंटर करता है तो यह एक्टिव हो जाती है और उसका अगेंस्ट काम करने लग जाती है। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है, तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है। प्लेटलेट में न्यूक्लियस नहीं होता है। यह आकार में बहुत छोटे होते हैं। यह रेड बोन मैरो के द्वारा बनाए जाते हैं। प्लेटलेट्स का लाइफ टाइम 8 से 11 दिन का होता है। प्लेटलेट का काम खून के बहाव को बंद करना होता है। यह प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल के द्वारा बनाए जाते हैं। किडनी द्वारा थ्रोम्बोप्रोटीनिन नामक हार्मोन से सीक्रेट किया जाता है। यह थ्रोम्बोप्रोटीनिन प्लेटलेट बनाने की विधि को उत्तेजित करता है। जो प्लेटलेट्स होती हैं उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है और आरबीसी सेल थी उसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। इसका फॉर्मेशन क्या होता है, कहाँ होता है, तो इसका फॉर्मेशन होता है रेड बोन मैरो में। इसका मेनली काम क्या होता है, इसका काम होता है ब्लड के क्लॉट करने में इसका काम होता है, मतलब थक्का जमाने में काम होता है। अगर इसके लाइफ स्पेन की बात की जाए तो इसका लाइफ स्पेन होता है 8 से 11 दिन का होता है। ब्लड कोगुलेशन, जैसे प्लेट टूटती हुई ब्लड वेसल्स से कांटेक्ट में आती है, यह प्लेटलेट सेरोटिन नामक हार्मोन्स का सीक्रेशन करने लगते हैं। सेरोटोनिन ब्लड वेसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करती है। ब्लड सेल्स और फिब्रियन को मिलाकर क्लॉट कहते हैं। क्लॉटेड ब्लड में पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जिसे फिब्रिन कहा जाता है। फिब्रिन को फिब्रिजन के द्वारा बनाया जाता है। थ्रोम्बिन नामक सब्सटेंस फिब्रिजन को फिब्रिन में बदलने का काम करता है। प्रोथ्रोम्बिन की दिशा में ये सब पाया जाता है। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोकिनेंस नामक एंजाइम प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने का काम करता है। जब हमारे हाथ में चोट या कट लग जाता है तो टूटी हुई ब्लड वेसल्स हैं वो प्लेटलेट्स के कांटेक्ट में आ जाती हैं और यह प्लेटलेट्स सेरोटोनिन हार्मोन्स का सीक्रेशन करने लगती है और ब्लड सेल्स और जो फिब्रिन है मिलकर क्लॉट बनाते हैं। ब्लड में जो पतले धागे होते हैं उसे फिब्रिन कहते हैं और फिब्रिन है वो फिब्रिजन के द्वारा बनते हैं और जो फिब्रिजन से फिब्रिन में बनने की
के लिए किस सब्सटेंस का यूज होता है? तो उसका यूज होता है प्रोथ्रोम्बिन सब्सटेंस का यूज होता है। इसी के द्वारा फिब्रिनोजन का फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। जो थ्रोम्बोकिन नामक एंजाइम है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। कहने का मतलब यह है कि जो प्रोथ्रोम्बिन से जो थ्रोम्बिन बनता है वो थ्रोम्बिकिन्स एंजाइम की वजह से बनता है। अब बात करते हैं ये बनता कैसे है। जो थ्रोम्बिन है वो कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में, किस वजह से? थ्रोम्बोकिन्स की वजह से। जो थ्रोम्बिन है वो फिब्रिनोजन में कन्वर्ट हो जाता है और जो फिब्रिनोजन है वो फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। और जो फिब्रिन के द्वारा ना फिब्रिन फिब्रिन क्या होता है? एक धागे, पतले धागे की तरह होता है और उसका उसी के द्वारा ही ये क्लॉट, ब्लड क्लॉट बनता है। अब बात करते हैं जो ब्लड को जमने में कौन कौन से फैक्टर काम आते हैं। जो क्लॉट को जमने में कितने फैक्टर काम आते हैं? तो 12 फैक्टर काम आते हैं। कौन कौन से होते हैं उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले फ्रियोजन, फिब्रियोजन, प्रोथ्रोम्बिन, टिश्यू फैक्टर, कैल्शियम, लेवल फैक्टर, स्टेबल फैक्टर, हाइजीन फैक्टर, फिब्रिन स्टेबलिंग फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर, स्टुअर्ट पावर फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसेडेंट जिसे पीटीए कहते हैं, और 12 नंबर का है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। ये सब फैक्टर की वजह से ही हमारे बॉडी में ब्लड का क्लॉट बनता है। यहाँ पर हम लोग का ब्लड चैप्टर कंप्लीट होता है। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं तो वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।